नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एसपीटेट जून 2025 के लिए जीके की मैराथन नंबर 6 लेके आ चुका हूँ। मैराथन नंबर 6 का जो पहला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने किस वर्ष प्रथम बार 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। तो भारत की सरकार ने 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया वो 1969 में किया। अगर बात की जाए एग्जिट कब किया तो ये 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ। आप ये बताइए कि 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। तो भारत में अगर बात की जाए तो 6 बड़े बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये हुआ था 5 अप्रैल 1980। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगले बार ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। तो भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई है। अच्छा, आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आरबीआई का नेशनलाइजेशन, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो आरबीआई के राष्ट्रीयकरण की बात करते हैं तो आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो 1 जनवरी 1949 को हुआ था। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, आरबीआई की स्थापना कब हुई, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आरबीआई की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी आपकी 1 अप्रैल 1935। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना होती है। अच्छा, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई। मुंबई में जो है वो आरबीआई का मुख्यालय। इस बात को आपने याद रखना। अगर आप भी एचपीटेट जून की तैयारी कर रहे हो और आप भी अपना एचपीटेट क्वालिफाई करना चाहते हो और हमसे हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हो तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 7876145409। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर से आप हमसे हैंड रिटन नोट्स को ले सकते हैं। अच्छा, बात करते हैं यहाँ पे आरबीआई की। आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में, मैंने आपको बताया, लेकिन मुंबई से पहले ये कहाँ पे था, तो मुंबई से पहले ये कलकत्ता में था, लेकिन 1937 में इसको ट्रांसफ़र करके मुंबई ले जाया गया। इस बात को आपने याद रखना। अच्छा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसके पहले गवर्नर कौन थे, तो सर ऑसबोर्न स्मिथ। देखो ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा जाता है कि सर ऑसबोर्न स्मिथ कौन थे, तो सर ऑसबोर्न स्मिथ जो है वो आरबीआई के पहले गवर्नर थे। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, एक क्वेश्चन और परीक्षा में पूछा गया था। क्वेश्चन था कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है, तो भारत का जो सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है वो है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है। अच्छा, एसबीआई की स्थापना कब हुई, क्वेश्चन एक बार ये भी पूछा गया था। तो एसबीआई की जो स्थापना है वो 1 जुलाई 1955। तो 1 जुलाई 1955 को एसबीआई की स्थापना होती है, जो कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि आप ये बताइए कि एसबीआई का पुराना नाम क्या है, तो एसबीआई का जो पुराना नाम था वो था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या बोलेंगे, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है वो क्या है, एसबीआई का पुराना नाम था और 1 जुलाई 1955 को इसका नाम एसबीआई हो गया। अच्छा, इसकी जो वर्तमान में जो प्रमुख है वो है श्री चल्ला श्रीनिवासलू सेठी। ये भी आपको याद रखना, एसबीआई के प्रमुख बने हैं वर्तमान में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन जो है मैराथन में कवर होते हैं, इसीलिए एक क्वेश्चन को एक लिमिटेड यहाँ पर जो है कवर किया जाता है। तो वर्तमान में हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा सदस्य कौन है, तो हिमाचल प्रदेश से वर्तमान में जो राज्यसभा के मेंबर है वो है आपके हर्ष महाजन। क्योंकि अभिषेक मनु सिंह भी कांग्रेस से खड़े हुए थे लेकिन इनको हार गए भैया। सरकार होने के बाद भी अभिषेक मनु सिंह भी हिमाचल से हार जाते हैं और हर्ष महाजन जी को क्या है यहाँ से जिता कर भिजवा दिया जाता है, क्योंकि 6 एमएलए आपको पता है कांग्रेस के एंटी वोट डालते हैं और जिनको दल बदल विरोधी कानून के तहत उनको जो अपनी जो सीट है वो भी शायद छोड़नी पड़ती है। तो हर्ष महाजन वर्तमान में क्या है आपको पता होना चाहिए, राज्यसभा के सदस्य हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें, 3। अब आज जेबीटी का एंट्रांस हुआ था, वहां पे पूछा था लोकसभा की कितनी सीटें, तो लोकसभा की हिमाचल में 4 है। बहुत बार मैं आपको बताता रहता हूँ, राज्यसभा की 3, लोकसभा की 4 और संसद के दोनों सदन है, तो कुल मिला के संसद की कितनी सीटें हैं, 7 सीटें हैं। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, राज्यसभा की बात करते हैं। पहले जयराम ठाकुर जी की बात कर लेते हैं। तो जयराम ठाकुर जी नेता प्रतिपक्ष है इस टाइम हिमाचल प्रदेश में, इनका नाम जरूर याद रखना है, गलती नहीं करनी है। देखो हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है, बच्चे अब लास्ट में क्या सोचते हैं कि अब क्या पढ़े, कुछ नहीं पढ़ना है। जो पढ़ रहे हैं इसको पढ़ते जाओ और फ्री माइंड होके पेपर देने जाओ, जो भी होगा महादेव की कृपा से सब अच्छा ही होगा। देखिए अगर क्योंकि हमने मेहनत करी और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है, इसीलिए आप मेहनत करते रहिए। अगर बात करें यहाँ पे राज्यसभा की, तो राज्यसभा
राज्यसभा में अधिकतम सीटें 250 है और वर्तमान में जो है वो राज्यसभा में 245 सदस्य बैठते हैं। अब 245 में भी राज्यसभा के लिए 12 सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो 12 सदस्य जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा 4 क्षेत्रों से मनोनीत किए जाते हैं, चाहे वो कला का क्षेत्र है, साहित्य का क्षेत्र है, विज्ञान का क्षेत्र है, सामाजिक सेवा का क्षेत्र है। तो 12 सदस्य राज्यसभा के लिए जो है वो कौन मनोनीत करता है? तो याद रखना, राष्ट्रपति मनोनीत करता है। इस बात को आपने याद रखना है। और अगर आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है तो आपकी उम्र जो है वो 30 वर्ष होनी चाहिए। और राज्यसभा के जो सदस्य है वो कितने साल के लिए चुने जाते हैं? तो इनको 6 साल 6 वर्ष के लिए चुना जाता है। इस बात को आपने याद रखना है। ये सारी चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो पदेन सभापति राज्यसभा का उपराष्ट्रपति। मान लो जगदीप धनखड़ क्या है वर्तमान में? स्पीकर ऑफ राज्यसभा है, गलती नहीं करनी है, पदेन सभापति है। और अगर बात की जाए राज्यसभा का जो पहला सत्र हुआ था वो कब हुआ था? तो 13 मई 1952 को राज्यसभा का पहला सत्र हुआ था। इस बात को आपने याद रखना है। और हर दूसरे वर्ष, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य राज्यसभा के क्या होते हैं? मतलब कि रिटायर होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं। और वर्तमान में जो राज्यसभा के उपसभापति है वो कौन है? हरिवंश नारायण सिंह है। इस बात को आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि कुंजुम दर्रा कहाँ स्थित है? अगर बात की जाए कुंजुम दर्रे की, तो कुंजुम दर्रा वही जो लाहौल को स्पीति से अलग करता है। तो ये कहाँ पर है? ये स्पीति घाटी में है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और याद रखना, स्थानीय लोगों ने, लाहौल स्पीति के स्थानीय लोगों ने दुर्गा माता का एक मंदिर किस घाटी में या किस दर्रे में बनाया है? तो कुंजुम दर्रे में बनाया है, जो कि स्पीति घाटी में। हिमाचल प्रदेश में बहुत दर्रे हैं। अक्सर हम इन दर्रों को पढ़ते रहते हैं। अब मैराथन चल रही है तो मैराथन में दर्रों को कवर जरूर करना होगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा, हिमाचल प्रदेश के किस दर्रे को लाशों का ढेर कहा जाता है? तो रोहतांग दर्रे को लाशों का ढेर कहा जाता है, जो कि लाहौल स्पीति और कुल्लू मनाली के बीच में है। इस बात को आपने याद रखना। तो रोहतांग दर्रे को लाशों का ढेर कहा जाता है। गलती करने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछेगा कि बारालाचा दर्रा कहाँ पर है? तो बारालाचा दर्रा, जिसको पास विद क्रॉस रोड्स ऑन समिट भी कहा जाता है, तो बारालाचा दर्रा भी यहीं पर है। बात की जाए टेम्पोला दर्रा आपका लाहौल स्पीति में है। टेम्पोला दर्रा कहाँ पर है? ये भी लाहौल स्पीति में। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप ये बताइए कि हिमाचल का ऐसा कौन सा दर्रा है जो कि चंबा को पांगी से जोड़ता है? तो चंबा को पांगी से जोड़ने वाले 2 दर्रे हम यहाँ पे देखते हैं। एक तो है हमारे पास सांच दर्रा भैया किससे किसको जोड़ता है? तो गलती करने की आवश्यकता नहीं है। चंबा को पांगी से जोड़ने वाला दर्रा है सांच दर्रा। और दूसरा पूछा जाता है दराटी दर्रा, ये भी चंबा को पांगी से जोड़ता है। लेकिन एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ये बताइए कि चंबा को जम्मू से जोड़ने वाला दर्रा है? तो भैया गलती नहीं करेंगे, आंख बंद करके बोलेंगे चंबा को जम्मू से जोड़ने वाला जो दर्रा है वो पादरी दर्रा है। गलती हम बिल्कुल नहीं करते हैं, और जो गलती करता है वो बाद में पछताता है। अच्छा, ऑप्शन में यहाँ पे कांगड़ा घाटी दिया है। कांगड़ा और चंबा के बीच के कुछ दर्रों की बात करते हैं। तो कांगड़ा और चंबा के बीच है भीम गसूतड़ी। तो कांगड़ा को चंबा से जोड़ने वाला दर्रा एक है आपका भीम गसूतड़ी दर्रा, जो कि आपके कांगड़ा को चंबा से जोड़ता है। इसके अलावा आपका और है बारू दर्रा भी कांगड़ा को चंबा से जोड़ता है। बारू के अलावा आपका जालसू दर्रा, ये भी चंबा को कांगड़ा से जोड़ता है। तोरी दर्रा हो गया, तेलंग दर्रा हो गया, ये सारे के सारे दर्रे किससे किसको जोड़ते हैं? कांगड़ा को चंबा से जोड़ते हैं। मैं गारंटेड विद श्योरिटी के साथ आपको ये बता सकता हूँ कि अगर आप मेरी वीडियोस को बहुत ध्यान से देख रहे हो तो आपको परीक्षा में दिक्कत नहीं हो सकती। क्वेश्चन बहुत बार ये पूछा जाता है कि आप ये बताइए सर कि जो आपका जलोरी दर्रा है वो कहाँ पर है? तो जलोरी दर्रा कुल्लू में है। एनिमल पास कहाँ पर है? तो एनिमल पास भी आपके कुल्लू में है। आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपका तैंती गल्लू, चंद्रखैरनी गल्लू, रसोल जोत, खोली जोत, ये सारे के सारे कहाँ पर है? तो आपको कुछ नहीं बोलना है, ये सारे के सारे कुल्लू ज़िले में है। ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत बार एक दर्रा पूछा जाता है, मंडी को कुल्लू से जोड़ने वाला दर्रा। तो मंडी को कुल्लू से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा दर्रा है? दुलची दर्रा है। क्या गलत करोगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। दुलची दर्रा मंडी को कुल्लू से जोड़ता है, और अगर गलती करोगे तो फिर खुद पे ही आप जो है वो आपको दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए गलती बिल्कुल ना करें, और आपको ये सारे के सारे दर्रे क्लियर होने चाहिए। तो इस सारे के सारे क्वेश्चन
क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अच्छा, एक दर्रा और है और वो दर्रा है मनीरेंग दर्रा। अगर मनीरेंग दर्रे की बात की जाए, ये हिमाचल के किन्नौर में पड़ता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा दर्रा है परांगला दर्रा। कौन सा दर्रा है? परांगला दर्रा। तो इस बात को आप जरूर याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर जी हाँ, अगला क्वेश्चन है कि कनाडा की राजधानी। अगर बात करें कनाडा की राजधानी की, तो कनाडा की जो राजधानी है वो है ओटावा। अच्छा, ओटावा कनाडा की राजधानी है सर, बिल्कुल सही बता रहे हो। ओटावा कनाडा की राजधानी है, बिल्कुल सही है। अच्छा, कनाडा की मुद्रा का नाम क्या है? तो कनाडा की मुद्रा का नाम है डॉलर। क्या है? डॉलर। अच्छा, डॉलर कनाडा की मुद्रा का नाम है, ये आपने बता दिया। अगले बार आपसे परीक्षा में क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? अगले बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछ सकता है, देखिए अगर यहाँ पे ओंटारियो दिया है, तो ये कनाडा का ओंटारियो एक प्रांत है, लेकिन इसकी जो राजधानी है वो कौन सी है? ओटावा है। तो यहाँ पे आपको गलती करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। बहुत बार पेपर में पूछा जाता है कि जो चीन है, चीन की कैपिटल कहाँ पर है? तो चीन की कैपिटल है बीजिंग। बीजिंग में जो है चीन की कैपिटल है, और चीन की जो करेंसी का नाम है वो रेन मिनबी और युआन। रेन मिनबी और युआन जो है वो चीन की करेंसी है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके बांग्लादेश की राजधानी का नाम। तो बांग्लादेश की राजधानी सबको आती है ढाका, और ढाका की जो कैपिटल का नाम है वो क्या है? ढाका की जो करेंसी का नाम है वो टका है, कैपिटल का नाम ढाका है बांग्लादेश की, सॉरी। भूटान, भूटान की राजधानी, भूटान की राजधानी है थिम्पू। भूटान की राजधानी थिम्पू है, और यहाँ की जो मुद्रा का नाम है वो न्यूगल ट्रम। क्या है? न्यूगल ट्रम है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ईरान की राजधानी का नाम है तेहरान। ईरान की राजधानी का नाम तेहरान है, और यहाँ की जो मुद्रा है इसका नाम है रियाल। मुद्रा का नाम है रियाल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये परीक्षाओं में पूछी जाने वाली चीज़ें है। वियतनाम, वियतनाम एक देश है। वियतनाम देश की राजधानी का नाम है हनोई। हनोई वियतनाम देश की राजधानी है, और मुद्रा का नाम है डांग। तो इस क्वेश्चन से इतना ही पढ़ते हैं। एक और देख लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देश की राजधानी का नाम कैनबरा है, और यहाँ पे भी चलता है डॉलर। क्या चलता है? डॉलर चलता है। एक और कर लो, मिस्र, बहुत बार पूछी गई है। मिस्र देश की राजधानी का नाम है काहिरा। काहिरा, और यहाँ पे जो चलता है वो चलता है पाउंड। क्या चलता है? पाउंड चलता है। ये सारी बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में काम आने वाली है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है, अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मंडी का प्रसिद्ध पंचवक्त्र मंदिर किसने बनवाया था? तो मंडी का जो प्रसिद्ध पंचवक्त्र मंदिर है वो मंडी के राजा सिद्धसेन के द्वारा बनाया जाता है। अच्छा, ये मंदिर मंडी के राजा सिद्धसेन ने बनवाया था सर, ये तो आप बिल्कुल सही बता रहे हो। लेकिन ये बताइए कि जो सिद्धसेन है ये मंडी के राजा थे, इनके द्वारा और कौन सा मंडी का मंदिर बनाया गया? तो एक तो इनके द्वारा पंचवक्त्र मंदिर बनाया गया, दूसरा जो इन्होंने वो कौन सा मंदिर बनाया? तो पंचवक्त्र मंदिर के साथ साथ इनके द्वारा एक मंदिर और बनाया जाता है जिसका नाम है गणेश मंदिर। तो सिद्ध गणेश मंदिर और पंचवक्त्र मंदिर ये किसने बनाया? तो याद रखना है, ये बनाया मंडी के राजा सिद्धसेन ने। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब गुरु गोविंद सिंह जी मंडी आए थे तो मंडी के राजा कौन थे? तो मंडी के राजा उस समय सिद्धसेन थे, जब गुरु गोविंद सिंह जी ने मंडी जब ये आए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी की सारी चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है, परीक्षाओं में पूछी जाती है। सूरज सेन भी यहाँ पे जो है मंडी के राजा थे, और अगर सूरज सेन की बात करता हूँ तो इनके द्वारा एक तो मंडी में कमलागढ़ किला बनाया। तो कमलागढ़ किला जो मंडी का जो कमलागढ़ किला है वो भी बनाया था सूरज सेन ने। और अगर भैया बात करें मंडी में जो दूसरा महल इनके नाम से बनाया था वो था दमदमा महल। तो दमदमा महल और जो आपका कौन सा महल आपको याद रखना, ये बनाया था सूरज सेन ने। और जो राजा थे, कहाँ के? नूरपुर के जो राजा थे ना, जगत सिंह, इन्होंने जो है वो सूरज सिंह का जो विवाह है वो नूरपुर की जो राजा जगत सिंह थे इनकी पुत्री से भी हुआ था, इसीलिए इनको दहेज के रूप में संदोल क्षेत्र भी मंडी वाला मिला था। ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, विजय सेन के नाम से बहुत आप लोग बिल्कुल जानते होंगे विजय सेन के बारे में। सर, विजय सेन के बारे में क्या जानते हैं? तो बताइए। विजय सेन वही है जिनके द्वारा दिल्ली दरबार में भाग लिया गया था, और 1878 के आसपास इनके द्वारा जो है विक्टोरिया पुल जो बनाया गया था वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दिल्ली गया और मंडी ब्यास नदी पर जो विक्टोरिया पुल बनाया वो भी मंडी के राजा विजय सेन ने बनवाया। सर, आप सिद्धसेन के बारे में बता चुके, सूरज सेन के बारे में लास्ट है हमारे पास। अगर मंडी रियासत के अंतिम राजा की बात करें तो अंतिम राजा जो थे वो थे जोगिंदर सेन। कौन थे? जोगिंदर सेन। और इनके समय ही जो है वो मंडी किसके जो पास आई थी, तो इनके समय ही जो मंडी, उसके बाद जो है मंडी हिमाचल का जब गठन हुआ था तो हिमाचल के गठन में मंडी भी एक जिला था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन को
को हम एक क्वेश्चन में पढ़ते हैं और इन क्वेश्चन से बहुत सारी चीज़ों कवर होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नाको झील किस जिले में। अब नाको झील वही झील जो मैं सुबह ही बता चुका हूँ, हिमाचल प्रदेश की ऐसी झील जो कि स्केटिंग के लिए फेमस है। तो स्केटिंग के लिए जो हिमाचल की झील फेमस है वो है आपकी नाको झील। टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, इन चीज़ों को आप अगर अच्छे से पढ़ोगे तो चीज़ें बिल्कुल क्लियर होने वाली है। तो नाको झील जो है वो किन्नौर में स्थित है। अच्छा, नाको झील किन्नौर में है, किसके लिए मशहूर है? तो हिमाचल की ऐसी झील जो कि स्केटिंग के लिए मशहूर है तो वो आपकी नाको झील है। ये किन्नौर के नाको गांव में स्थित है, इस बात को आपने याद रखना है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता है? क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि हिमाचल की वो झील जिस किन्नौर की वो झील जिसका संबंध ऋषि पद्म संभव से भी है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत संबंध इस झील का पद्म संभव से भी है। अगर बात की जाए किन्नौर में, एक तो नाको झील है, नाको के अलावा किन्नौर में एक झील है सोरंग झील। कौन सी झील है? सोरंग झील। सर लाहौल स्पीति ऑप्शन में दिया है, क्या लाहौल स्पीति की झीलें नहीं बताओगे? जी बता रहा हूँ। लाहौल स्पीति में जो झीलें हैं, लाहौल स्पीति में आपकी झीलें अगर मैं बताना चाहूँ तो लाहौल स्पीति में आपकी सूरजताल झील है, लाहौल स्पीति में आपकी चंद्रताल झील है, लाहौल स्पीति में आपकी यूनामसो झील है, लाहौल स्पीति में आपकी नीलकंठ झील है, लाहौल स्पीति में दीपक ताल झील है और बराडोनसर झील है। भाई कांगड़ा में कौन कौन सी झील है? सर कांगड़ा की बता दीजिएगा। कांगड़ा में आपकी डल झील जो कि कांगड़ा के धर्मशाला में, ये तो आपको पता ही होगी। डल झील के अलावा करेरी झील, करेरी झील भी आपके कांगड़ा में, ये भी आपको अच्छे से पता होगी। करेरी के अलावा आपकी कुमारवा, कुमारवा सॉरी कुमारवा तो आपकी मंडी में। तो ये मैंने बताई आपको कांगड़ा की। कांगड़ा में आपने पौंग झील जिसको महाराणा प्रताप सागर झील भी कहा जाता है, करेरी झील और डल झील, इस तीनों की तीनों झीलें कांगड़ा में है। शिमला, सर शिमला की मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शिमला की इन सभी झीलों की झीलें कम है लेकिन परीक्षाओं में बहुत पूछी जाती है क्योंकि ये रैंडम है, इनको मैक्सिमम लोग छोड़ देते हैं। तानू जुबड़, तानू जुबड़ झील शिमला में है, शिमला के नारकंडा में कोटगढ़ घाटी आती वहाँ पर है। कराली, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी गंदे पानी की झील, तो ये है कराली झील जो कि शिमला में पड़ती है। दूसरी शिमला में एक चंद्रनाहान झील है, वो चंद्रनाहान झील जहाँ से भैया क्या निकलती है, जो चांसल चोटी के समीप है रोडू के, और यहीं से निकलती है पब्बर नदी। तो पब्बर नदी कहाँ से निकलती है? तो वो चंद्रनाहान झील से निकलती है। इस बात को आपने याद रखना है। तो इस क्वेश्चन से हम इतना ही देखते हैं क्योंकि हमारे पास और भी बहुत सारे क्वेश्चन कवर करने को है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगली बुक यहाँ पे बोली जा रही है द ऑथर ऑफ द बुक तारिक ए रियासत सिरमौर, कि तारिक ए रियासत सिरमौर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अगर बात की जाए तारिक ए रियासत सिरमौर नामक पुस्तक की, तो ये लिखी गई थी कंवर रंजौर सिंह के द्वारा, या राजा रंजौर सिंह बोलो, कंवर रंजौर सिंह बोलो, इनके द्वारा एक बुक लिखी गई थी जिसका नाम है तारिक ए रियासत सिरमौर। देखिए एक नाम यहाँ पर दिया है और ये नाम है जे हचिक्सन। इनके द्वारा एक बुक लिखी गई थी जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल्स। तो हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल्स बुक जो लिखी है वो जे हचिक्सन ने लिखी है, इस बात को आपने याद रखना है। अब क्वेश्चन पूछने वाला भैया क्वेश्चन आपसे हिमाचल की जो तो अक्सर शांता कुमार की है, कुछ और किताबें हैं जो मैं अक्सर आपको बताता रहता हूँ, आज याद कर लो। एबॉर्ड ऑफ गॉड, एबॉर्ड ऑफ गॉड जो बुक है वो लिखी है एंड्रयू विल्सन। अंत का कुछ समय बचा है तो अब सभी किताबों को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। एंड्रयू विल्सन के द्वारा बुक लिखी गई है एबॉर्ड ऑफ गॉड। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि आप ये बताइए कि भैया हिमाचल पुत्र किन्नौरों की लोक गाथाएं, तो हिमाचल पुत्र किन्नौरों की लोक गाथाएं बुक लिखी है शरब नेगी। किसने लिखी है? शरब नेगी। किताब का नाम क्या है? हिमाचल पुत्र किन्नौरों की लोक गाथाएं, किताब है शरब नेगी। अच्छा, पहाड़ी चित्रकला, पहाड़ी चित्रकला तो हम कुछ दिन पहले भी कुछ एक अपनी मैराथन वीडियो में पढ़ चुके हैं, किशोरी लाल बैद। तो किशोरी लाल बैद जी के द्वारा एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है पहाड़ी चित्रकला। और अगर बात करें हिमालयन सर्किट की, तो ये किताब जो लिखी है वो लिखी है GD खोसला। देखो ये किताब वो किताब है जो बार बार परीक्षाओं में स्टूडेंट पूछी जाती है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि हिमालयन आर्ट किसकी बुक है? तो हिमालयन आर्ट जो बुक है वो है JC फ्रैंक। किसकी है? JC फ्रैंक। कामनी किन्नौर एक बुक है, ये लिखी है RK कौशल। कामनी किन्नौर बुक लिखी है RK कौशल। गलती करने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। त्वारिक रियासत चंबा, तो मुकलसर त्वारिक रियासत चंबा लिखी है गरीब खान। किसने लिखी है? गरीब खान। तो तारिक रियासत चंबा बोलो गरीब खान। और एक बुक और है बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, तो ये बुक लिखी है बिलासपुर के राजा आनंद चंद के द्वारा। जितनी ज़्यादा किताबों को अच्छी
तरीके से पढ़ोगे उतनी बेहतर से बेहतरीन तरीके से आपकी किताबें अच्छी होती जाएगी। मैं एक चीज़ जानता हूँ कि मेहनत करेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा, मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। अगली बुक यहाँ पे बोली जा रही है कि बीजक किसकी रचना है। क्या ये आपको नहीं आता है? बिल्कुल आता है, और बहुत ही आसान और बेहतरीन तरीके से आता है कि बीजक जो है वो 15वीं सदी में एक जो है कबीर जो है, जो महासंत थे, इनके द्वारा लिखी गई एक कविता है। और इसी बीजक में जो है कबीर की जो बीजक कबीर की रचनाओं का संकलन है, जो कि पंथ अनुयायी के एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। बीजक में जो है साखी संबंध रमणी 3 इसके मुख्य भाग है। तो साखी संबंध रमणी किसके अंतर्गत आते हैं? बीजक के अंतर्गत आते हैं। और बीजक के रचयिता जो है वो कौन है? कबीर दास है। गलती करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन में सूरदास दिया है और कल के लिए सूरदास के बारे में आएगा और मैं बोलूँगा कि सूरदास तो हमको पढ़ना नहीं था। पूछ सकता है कि सूरसागर, सूर सरावली और साहित्य लेरी ये किसके प्रसिद्ध ग्रंथ है? तो ये प्रसिद्ध ग्रंथ जो है वो किसके है? सूरदास के है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नल दमयंती ये भी सूरदास की है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भैया तुलसीदास नाम आपको ऑप्शन में दिख रहा है। तुलसीदास की बात करें तो इनके द्वारा रामचरितमानस की जो है वो रचना, सबसे जो प्रमुख रचना इनकी थी वो रामचरितमानस थी, जो कि भगवान राम के जीवन पर और उनके चरित्र के वर्णन करता है। तो रामचरितमानस, इसके अलावा इनकी विनय पत्रिका इनकी है, गीतावली है, दोहावली है, जानकी मंगल है, पार्वती मंगल है। तो जानकी मंगल, पार्वती मंगल, कवितावली, दोहावली, गीतावली, विनय पत्रिका, तो ये सारी आपको याद रखनी है। वली, दोहावली, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, जानकी मंगल और पार्वती मंगल, और जो मुख्य है वो है रामचरित मानस। गलती करने की गुंजाइश मैं तो यही बोलूँगा कि बिल्कुल ना कीजिए, क्योंकि पेपर को पास करना है तो मेहनत करनी पड़े। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि अल बरूनी भारत किसके साथ आया था? अगर बात की जाए अल बरूनी की तो ये महमूद गजनबी के साथ भैया भारत आया था। महमूद गजनबी के दरबार में ये भारत आया था। अल बरूनी का एक सबसे जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वो है किताब उल हिंद। किताब उल हिंद, और किताब उल हिंद को तहरीक ए हिंद के नाम से भी जाना जाता था। तो तहरीक ए हिंद आएगा या किताब उल हिंद आएगा, दोनों में से एक लगा देना है। क्या बोलेंगे? सर अल बरूनी के द्वारा लिखी गई थी। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि अल बरूनी ने भारत के इतिहास, संस्कृति और धर्म के बारे में किस किताब में लिखा है? तो बोलेंगे किताब उल हिंद पे लिखा है। यहाँ पर नाम एक और दिया है, मोहम्मद बिन कासिम। ये वही मोहम्मद बिन कासिम है जिसके द्वारा 712 ईसा पूर्व में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 712 ईस्वी में भारत पर, सिंध पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो वो था मोहम्मद बिन कासिम। बाबर के द्वारा भारत में मुगल सल्तनत की नींव रखी जाती है। बहुत पढ़ लिया इनके बारे में पिछली कुछ वीडियोज़ में। मोहम्मद गौरी, भाई मोहम्मद गौरी के बारे में इतना ही कहूँगा कि इन्होंने भी बहुत सारे युद्ध भारत में किए। 1178 में गुजरात पे इन्होंने आक्रमण किया था। उसके बाद 1191 में पृथ्वीराज चौहान के साथ पहली लड़ाई तराइन का पहला युद्ध, जिसमें इनकी मोहम्मद गौरी की हार होती है। फिर दोबारा तराइन का दूसरा युद्ध 1192 जिसमें मोहम्मद गौरी की जीत होती है। फिर पुनः चंदावर का युद्ध 1194 जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय होती है। तो पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी तराइन के दूसरे युद्ध में, और तराइन के पहले युद्ध में जीत होती है किसकी? पृथ्वीराज चौहान की। दूसरे में हार होती है। तो पहले में मोहम्मद गौरी आता है, दूसरे में पृथ्वीराज चौहान आता है। और जो चंदावर का युद्ध हुआ था वो भी जयचंद, गुजरात के शासक जयचंद और किसके बीच होता है? तो जयचंद और आपके मोहम्मद गौरी के बीच में होता है। इस बात को आपने याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि भारत में निम्न में से कौन सा प्रधानमंत्री निर्विरोध चुना गया है? तो भारत के जो निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति वो है नीलम संजीव रेड्डी। आपको ये भी पता होना चाहिए भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे। तो भारत के 6ठे नंबर के राष्ट्रपति थे। और अगर नीलम संजीव रेड्डी की बात करें तो इनका कार्यकाल 1977 से 1982 तक रहा था। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। 1977 से 1982 के बीच में भारत के जो राष्ट्रपति के रूप में रहे थे वो नीलम संजीव रेड्डी रहे थे। इनको निर्विरोध, इनके खिलाफ कोई खड़ा ही नहीं हुआ था। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि लोकसभा के अध्यक्ष भारत के कौन से राष्ट्रपति रह चुके हैं? तो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने और लोकसभा के पहले अध्यक्ष रह चुके थे, तो वो भी लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने वाले भारत के राष्ट्रपति, तो नाम है नीलम संजीव रेड्डी। अब क्वेश्चन पूछा जाता है भारत के पहले
राष्ट्रपति, यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा, इसीलिए ध्यान से सुन लो। तो भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और भारत के ऐसे राष्ट्रपति जो लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने थे। भारत के पहले उपराष्ट्रपति पूछेगा तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके जन्म दिवस के अवसर पर 5 सितंबर को नेशनल टीचर्स डे मनाया जाता है। ये भी आपको याद रखना, नेशनल टीचर्स डे किसके याद में, तो भैया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तमिलनाडु से ये संबंध रखते थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, भारत के पहले उपराष्ट्रपति। और भारत के पहले उपराष्ट्रपति तो थे ही थे, दूसरा आपको याद रखना है, ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद, तमिलनाडु से थे। और एक बार क्वेश्चन आया था बहुत अटपटा कि दक्षिण भारत के पहले राष्ट्रपति, तो दक्षिण भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, लेकिन अगर भारत के पहले पूछे हैं तो कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। गलती करने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति, तो भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति है जाकिर हुसैन। तो जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति है। और भारत के ऐसे राष्ट्रपति जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई, तो पद पर रहते हुए जो अपने पहले राष्ट्रपति जो पद पर रहते हुए मरे, तो वो भैया जाकिर हुसैन थे। और इनकी जगह जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे वो किसने संभाला था, बीवी गिरी। बीवी गिरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। अच्छा, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि सुप्रीम कोर्ट के ऐसे मुख्य न्यायाधीश, ऐसे चीफ जस्टिस, ऐसे सीजीआई जो कि भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, तो इनका नाम है मोहम्मद हिदायतुल्ला। मोहम्मद हिदायतुल्ला। अच्छा, अगर बात करें इसके बाद, अगर मैं बात करूं भारत के पहले सिख राष्ट्रपति, तो भारत के पहले सिख राष्ट्रपति है ज्ञानी जेल सिंह। ये नाम आपको याद रखना है, ज्ञानी जेल सिंह कौन है, तो भारत के पहले सिख राष्ट्रपति है ज्ञानी जेल सिंह। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सर नाम दिया है KR नारायणन, ये कौन थे KR नारायणन, बताइए KR नारायणन। तो KR नारायणन भारत के पहले दलित राष्ट्रपति थे। 1997 से 2002 के बीच में भारत के राष्ट्रपति बनते हैं KR नारायणन, और ये भारत के पहले दलित राष्ट्रपति थे। और अगर पूछा जाएगा भारत के पहले वैज्ञानिक राष्ट्रपति, तो वो है आपके APJ अब्दुल कलाम। कौन है भैया, APJ अब्दुल कलाम भारत के पहले क्या है, भारत के पहले वैज्ञानिक राष्ट्रपति। इनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता था। इनकी किताब है विंग्स ऑफ फायर, तो विंग्स ऑफ फायर जो बुक लिखी है वो APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति, तो इनका नाम है प्रतिभा देवी पाटिल। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। 3 राज्यों में फैली है, राजस्थान, गुजरात और हरियाणा। और अरावली पर्वत श्रृंखला की, हर पर्वत श्रृंखला की देखो सबसे ऊंची चोटी होती है। तो अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जो कि राजस्थान की भी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी जो हाइट है वो 17-22 मीटर है, इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, अगर बात की जाए हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। अच्छा, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश में है, और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। उसी प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है नीलगिरी पर्वत श्रृंखला दक्षिण भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, और नीलगिरी पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा, और डोडा बेटा दक्षिण भारत की भी दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, तो है अनाईमुड़ी। और अनाईमुड़ी जो है वो केरल में है। ये कहाँ पर पड़ती है, तो अनाईमुड़ी की बात करें तो ये अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला में, कहाँ पर है, अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला। एक बार क्वेश्चन आया था इलायची की पहाड़ियाँ कहाँ पे, तो इलायची की पहाड़ियाँ है केरल। तो इलायची की पहाड़ी आपको जरूर याद रखनी, इलायची की जो पहाड़ियाँ हैं भैया वो केरल में है, गलती करने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो 16वां जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हो चुका है, अब इस साल 17वां अगले माह होना है, अगले से अगले माह होगा। तो भैया 16वां जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ था वो तो हो गया है, कहाँ पर हुआ था, तो बता दीजिए। वो तो रशिया में हुआ था सर, वो रूस में हुआ था। और 17वां जो ब्रिक्स सम्मेलन हो रहा है वो कहाँ पर होगा, तो 17वां ब्रिक्स सम्मेलन की बात करें तो 16वां जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था ये आपको ज़रूर याद रखना है, रूस के कजान शहर में हुआ था।
और यहीं पर इंडोनेशिया को आधिकारिक रूप से यहाँ पर जो है वो शामिल कर दिया गया किस में, ब्रिक्स में। अगर बात की जाए ब्रिक्स में, पहले 2024 तक 10 देश थे, लेकिन 2025 में जो इसका 17वां संस्करण हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, तो ये ब्राज़ील देश के रियो डा जेनेरियो, ब्राज़ील का सबसे बड़ा शहर है रियो डी जेनेरियो, वहीं पर ब्रिक्स सम्मेलन 2025 का 17वां संस्करण 6 और 7 जुलाई को होगा। एग्जैक्ट डेट आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स का एक अपना बैंक है जो कि 2014 में बना, जिसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी किसका बैंक है, तो याद रखना ब्रिक्स देशों का जो बैंकों का नाम है वो एनडीबी है। टोटल देश 11 है। और आज ही जेबीटी एंट्रांस में क्वेश्चन पूछा गया था कि भैया कि जो ब्रिक्स है उसका 11वां आधिकारिक देश कौन बना है, तो 11वां जो समूह उसका बना है वो बना है इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया जो ब्रिक्स का 11वां देश बन चुका है, इस बात को आपने याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। ब्रिक्स में साउथ अफ्रीका कब जुड़ा, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। देखिए साउथ अफ्रीका जो है वो घोषणा 2009 में होती है, लेकिन जुड़ा 2010 में था, इसीलिए पहले इसका नाम ब्रिक होता था। ब्रिक की स्थापना तो 2006 में हुई थी, लेकिन इसका असल में जब साउथ अफ्रीका जुड़ता है तो तब जाके, पहले इस संगठन को R5 के नाम से भी जाना जाता था। क्यों, क्योंकि इस देश में जितने भी ब्रिक्स में देश होते थे उनके देशों की जो मुद्रा के नाम है वो R से ही थी, इसीलिए इसको R5 भी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर क्या है। तो 2011 की जो जनगणना आई थी उसके अनुसार हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर 82.80% है। अतः 82.80% हिमाचल की साक्षरता दर है। सुबह वाली अपनी सीरीज़ में बहुत डिटेल से बता चुका हूँ, इसीलिए दोबारा बताने की मुझे लगता है कि अब आवश्यकता नहीं है। इसीलिए आप सुबह वाली मैराथन को जरूर देख ले। अगर सुबह वाली मैराथन को नहीं देखा है तो फिर इस वाली मैराथन को देखने का फ़ायदा तो है, लेकिन सुबह वाली को भी जरूर देखें, तब जाके बात बनेगी। तो इस क्वेश्चन के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं डिटेल से। सबसे ज़्यादा हमीरपुर की है कितनी है, तो भैया आप सुबह वाली वीडियो को जरूर वॉच। अगला क्वेश्चन, ऐसे अटपटे क्वेश्चन भी अभी चल पड़ते हैं क्योंकि अभी देश में चल रहा है IPL। तो 2024 में IPL ट्रॉफी किस टीम ने जीती, तो 2024 में जीती KKR, कोलकाता नाइट राइडर्स, लेकिन इस बार ये प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है। अगर बात करता हूँ मैं चेन्नई सुपर किंग्स, तो चेन्नई सुपर किंग्स कब जीती, तो ये चेन्नई सुपर किंग्स 2023 में जीती, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि IPL की शुरुआत भारत में कब हुई, तो IPL की जो शुरुआत भारत में हुई थी वो हुई थी 2008 में। 2007 में इसकी स्थापना की, लेकिन शुरुआत हुई थी 2008 में। और IPL को जो स्पॉन्सर कर रहा है 2024 से 2028 के बीच, वो कर रहा है टाटा समूह। तो टाटा समूह जो है वो IPL को स्पॉन्सर कर रहा है, इस बात को आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश के प्रथम विधानसभा स्पीकर कौन है, तो बहुत बार बता चुका हूँ, पंडित जयवंत राम हिमाचल प्रदेश की प्रथम विधानसभा स्पीकर है। अच्छा, पहली महिला विधानसभा स्पीकर भी एग्जामिनर पूछ सकता है, तो पहली महिला विधानसभा स्पीकर जो है वो है विद्या स्टोक्स, इस बात को आपने याद रखना है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। अच्छा, विद्या स्टोक्स की बात करें तो पहली महिला विधानसभा स्पीकर है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्तमान में हिमाचल की जो विधानसभा है वहाँ के स्पीकर कौन है, तो हिमाचल की विधानसभा के स्पीकर वर्तमान में कुलदीप सिंह पठानिया है। और अगर बात की जाए मित्रों, किसकी बात की जाए, याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में डिप्टी विधानसभा स्पीकर, तो हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में उपाध्यक्ष, विधानसभा के उपाध्यक्ष है विनय कुमार। देखो ये नाम पहले भी एक बार बता चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ, किसी ना किसी एग्जाम में ज़रूर उठेगा, इसीलिए इसको ध्यान से सुन ले। अच्छा, क्वेश्चन पूछ सकता है हिमाचल प्रदेश की जो विधानसभा है उसमें कितनी सीटें, 68 सीटें। 68 में से अगर बात करूँ आपकी 20 सीटें कैसी आरक्षित बोले तो रिजर्व सीटों की संख्या है 20, इंपॉर्टेंट है। और अगर बात करें रिजर्व सीटों की संख्या 20 है, लेकिन आप ये बताइए कि SC के लिए और ST के लिए कितनी है, तो SC के लिए 17 है और ST के लिए जो है वो यहाँ पर कितनी सीटें हैं भैया, 3 सीटें हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विधानसभा की सबसे ज़्यादा सीटें 15 सीटें आपकी कांगड़ा जिले में है, इनको सिर्फ याद करें। शिमला में 8 है, मंडी में दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा 10 है। तो सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। रोहित ठाकुर वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री है, इनके द्वारा ये भी TGT कमीशन की नोटिफिकेशन को आउट किया है। तो अगर आपका कोई भाई बहन सगा संबंधी TGT कमीशन की प्रिपरेशन कर रहा है तो उनको हमारे बैच से आओ एनरोल हो सकते हैं। फीस हमारी हर बैच की मात्र 499 रुपये है। तो जितने भी लोग अगर हमारे बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप जल्दी से जल्दी हमारे बैच के साथ जुड़ सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है, व्हाट अमाउंट विल बी प्रोवाइडेड बाय हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट टू द एलिजिबल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 14 ईयर अंडर मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना। तो हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा जो सुख आश्रय योजना चलाई गई, जो कि जन्म से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए चलाई गई थी, इसके तहत बच्चों को 1,000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। तो इस प्रकार की योजनाएं सुख सरकार ने चलाई है। देखो कहीं ना कहीं कुछ योजनाएं कहीं ना कहीं सही भी है, और कुछ जो जैसे कि आपकी टीजीटी कमीशन की नोटिफिकेशन आई है, इतने बाद आई है। अब बहुत सारे बच्चों का एक सवाल यहाँ पे नज़र आ रहा है, और वो सवाल क्या है आप सभी लोग जानते हैं कि क्या हम भी एलिजिबल हो सकते हैं। तो अगर एचपी बॉस आपका रिजल्ट जल्दी दे देता है तो आप भी एलिजिबल हो जाएंगे, या फिर एचपीआरसीए डेट बढ़ा देता है तो आप आराम से एलिजिबल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन कि वर्तमान में भारत की नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है। तो भारत की वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है वो इनमें से कोई नहीं आएगा, क्योंकि वर्तमान में श्री संजय मूर्ति जो है वो वर्तमान में भारत के कैग है। कैग जो है आर्टिकल नंबर 148, 149, 150 किसकी बात करता है, कैग की बात करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है। तो आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर है आपके संजय मल्होत्रा। याद रखना है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी, मुख्य कानूनी सलाहकार जिसको आप कहते हैं, आर्टिकल नंबर 76 भारतीय संविधान का महान्यायवादी के बारे में बात करता है, आर वेंकटरमणी है। और याद रखना ये भारतीय सरकार के कानूनी जो है वो क्या होते हैं, संरक्षक होते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, के संजय मूर्ति तो आपके सीजीआई है। अगर आपके सीजीए कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, सीजीए है आपके एसएस दुबे। एसएस दुबे क्या है आपकी, सीजीए है। गलती करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। अच्छा, विदेश सचिव जो है वो है विक्रम मिश्री। और आज ये क्वेश्चन जेबीटी एंट्रांस में आया था, विदेश सचिव कौन है भारत की, विक्रम मिश्री। तो जिसने ढंग से सुना होगा उसने सही भी किया होगा। उसी प्रकार कैबिनेट सचिव है टीवी सोमनाथन क्या है, कैबिनेट सचिव है भारत के। और अगर बात की जाए सचिव की, तो सचिव है जो भारत के गृह सचिव, वो है गोविंद मोहन। तो गोविंद मोहन भारत के गृह सचिव बनाए गए हैं। आपके नेशनल सिक्योरिटी चीफ सिक्योरिटी एडवाइज़र, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है वो अजित डोभाल जी है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार अगर बात करें भारत के रक्षा सचिव, तो राजेश कुमार सिंह है। और पीएम मोदी के जो चीफ सेक्रेटरी बोले तो प्रधान महासचिव, जो सारा काम देखते हैं, तो प्रधान महासचिव जो है वो पीके मिश्रा। और आरबीआई की पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास है। अगला क्वेश्चन है कि बैंक रेट इज़ द रेट। तो बैंक दर वो दर है जिस दर पर जो भारतीय रिजर्व बैंक है, भारत का जो केंद्रीय बैंक है, वो व्यापारिक बैंक, जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं उनको कर्जा देता है, उसी को क्या बोला जाता है, बैंक दर बोला जाता है। तो इस क्वेश्चन से ज़्यादा कुछ देखने वाले नहीं है, बस अब इसको ध्यान से देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि बार बार आने वाली बाढ़ के कारण किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो बिहार का जो शोक है वो कोसी नदी को कहा जाता है। तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ये चीन, नेपाल और भारत से होकर बहती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, परीक्षाओं में काम आने वाली बात है। ये सारी की सारी चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से आती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के राकसताल से आती है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी के अलग नाम है। तिब्बत में इसको बोलते हैं यारलुंग सांगपो। तिब्बत में इसको यारलुंग सांगपो कहते हैं। क्या इसको तसांगपो भी कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम सिहांग और कुछ जगह पे दिहांग। तो सिहांग और दिहांग भी किसको कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। और भारत के असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी को जब ये भारत में आती है तो इसको ब्रह्मपुत्र बोला जाता है, लेकिन जब बांग्लादेश में चली जाती है तो इसको जमुना क्या बोला जाता है, जमुना बोला जाता है। बहुत ही डिटेल से आपने इस बात को याद रखना है। अच्छा, उसी प्रकार गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, तो गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है। और पद्मा और जमुना मिलकर क्या बनाती है, संयुक्त रूप से मेघना। और वही मेघना आकर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा जो कि पश्चिम बंगाल में है, सुंदरबन डेल्टे को बनाती है। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है। सुबह पढ़ा चुका हूँ, 9 वर्ष कार्यकाल होता है, याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और टोटल जज 15 होते हैं और उनका जो कोरम होता है वो भी कितना होता है, 9 ही होता है। गणपूर्ति बोले या कोरम बोले, 9 ही होता है। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। बस परेशानी तब आती है जब आप लोग चीज़ों को
पढ़ते नहीं हो, और जब चीज़ों को पढ़ते नहीं हो तो फिर दिक्कत बहुत तकड़े वाली हो जाती है। अच्छा भैया, आप यहाँ तक भी समझ गए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे सर, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर है? हेग, नीदरलैंड में है। सर इसके बारे में कितना पढ़ाओगे? सुबह भी पढ़ चुके तो दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिनियम लोकसभा में कब पारित हुआ? तो ये महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है ये 21 सितंबर 2023 को ये जो है विधानसभा, सॉरी, नारी शक्ति वंदन आरक्षण विधेयक जो है अधिनियम जो है वो जारी होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, परीक्षाओं में ये काम आने वाला है। अच्छा अगले क्वेश्चन की ओर राइडर कप किस खेल से संबंधित है? अगर बात की जाए राइडर कप की तो राइडर कप जो है वो गोल्फ खेल से संबंधित है। इस बात को आपने याद रखना है। तो राइडर कप आपके गोल्फ खेल से है। अब क्वेश्चन पूछने वाला आपका हमेशा राइडर कप नहीं पूछने वाला है, वो आपसे कोई दूसरा कप भी पूछ सकता है। जैसे कि आपका गोल्फ से तो राइडर कप हो गया, राइडर के अलावा वाकर कप, तो वाकर कप भी आपका इससे संबंधित है। वाकर के बाद अगर बात करूं, वाकर के अलावा आपका एक और है मर्फी कप, पूछा गया है मर्फी कप एक बार। तो मर्फी कप, राइडर कप और आपका कौन सा वाकर कप, ये कहाँ पर है? राइडर कप से संबंधित है। अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका क्रिकेट से कौन सा है? तो क्रिकेट से आपका रणजी ट्रॉफी हो गया, ईरानी ट्रॉफी हो गया, दलीप ट्रॉफी हो गया, सीके नायडू ट्रॉफी हो गया, देवधर ट्रॉफी हो गया। ये सारी की सारी ट्रॉफियाँ किससे? क्रिकेट से। एक और है कूच बिहार ट्रॉफी। तो सारी आपको याद रखनी, सारी परीक्षाओं में पूछी जा सकती है। फुटबॉल से आपको मुख्य याद रखनी है सुब्रतो कप, संतोष ट्रॉफी, फीफा वर्ल्ड कप, मेरे को भी याद हो गई है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बीसी राय ट्रॉफी। ये भी किससे संबंधित है? फुटबॉल से। आखिरी क्वेश्चन आज का कि कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। और याद रखना है कि मक्कर रेखा को 2 बार कौन काटती है? तो मक्कर रेखा को 2 बार काटती है लिम्पापो। और अगर बात की जाए कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी तो है माही नदी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द। जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश, हर हर महादेव टू ऑल। जय हिंद।